डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। मैं अजय बताने आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अजय बताने क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, फिजिकल ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है। यह सीरीज विशेष करके यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो इस सीरीज के माध्यम से जहां आपको तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होगी, वहीं उस संकल्पनात्मक जानकारी भी पूरी डिटेल से पढ़ाई जाएगी। तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये सीरीज बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो इसलिए इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो को आप देखिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो पिछली क्लास से ही जुड़ा हुआ है। मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले वाले वीडियो और आज के वीडियो में हम एक ही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है मोशन ऑफ मून, चंद्रमा की गतियां। चंद्रमा की गतियों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रमा की गतियों पे जिन टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे उनमें है चंद्रमा की कलाएं, कि चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर हमेशा एक सा क्यों नहीं दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, युति और वियुति क्या होती हैं, किसे हम युति और वियुति कहते हैं, कब हम कंजक्शन कहते हैं, कब हम अपोजिशन कहते हैं, तथा इन युति और वियुति के कारण कौन सी खगोलीय घटनाएं होती हैं, सुपर मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा एक समान आकार का नहीं दिखाई देता है। यदि हम देखें चंद्रमा को तो 15 दिन यानी कि पूर्णिमा से और अमावस्या तक चंद्रमा का जो आकार है निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को अपने अधिकतम आकार में दिखाई देता है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा चमकीला होता है और सबसे बड़े आकार में दिखाई देता है। जबकि हम दूसरी ओर देखें तो अमावस्या के दिन चंद्रमा अपने न्यूनतम आकार में दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता रहता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का आकार निरंतर घटता रहता है। चंद्रमा की कलाएं क्यों बनती हैं? तो इसके लिए हमें दो फैक्ट या दो जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो कारण हैं या दो परिस्थितियां हैं इसके लिए। पहली परिस्थिति तो एक ये समझ लीजिए, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से चमकता है। तो एक तो ये समझ लीजिए, चंद्रमा की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, एक कारण तो ये है, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा कारण है चंद्रमा की कलाएं बनने के लिए चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, मतलब चंद्रमा की परिक्रमण गति। दो परिस्थितियों को ध्यान से समझना है। चंद्रमा जो रात्रि में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में सूर्य के प्रकाश की किरणें, ये हमारा सूर्य है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा जो है चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें जब चंद्रमा की सतह पर पड़ती हैं तो चंद्रमा की सतह से सूर्य की प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो चंद्रमा की जितनी सतह से सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, चंद्रमा की उतनी सतह हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। और यही जो है चंद्रमा की कलाएं बनने का मुख्य कारण है।
आइए हम इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है, और इसे मैं मान लूं ये जो है सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। अब चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो कभी चक्कर लगाते समय चंद्रमा इस स्थिति में होगा, कभी इस स्थिति में होगा, कभी इस स्थिति में होगा, और कभी जो है इस स्थिति में होगा। ये 4 प्रमुख स्थितियां हमने चंद्रमा की ली हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते समय चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो परिक्रमा करते समय चंद्रमा की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, और इनके अलावा ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, और 4 अन्य और पोजीशन उसकी ले लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा इनमें से अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में होगा। मान लीजिए चंद्रमा इस स्थिति में है। अब ये स्थिति का हम क्या नाम दें, ये आप ही मेरे को अभी नाम बता दोगे। तो ये मान लीजिए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा यहां पर है, तो इस कारण से अब जो है पृथ्वी पर किरणें नहीं पहुंच पाएंगी। मान लीजिए आरंभ में मान लीजिए यहां चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा यहां पर था, मान लीजिए चंद्रमा यहां पर था, तो सूर्य से किरणें क्या हो रही थी? पृथ्वी तक पहुंच रही थी। लेकिन इस पोजीशन में जब चंद्रमा इस स्थिति में होगा, इस स्थिति में सूर्य से आने वाली किरणों को चंद्रमा पृथ्वी तक जाने से पहले रोक लेगा। इस कारण से क्या होगा? चंद्रमा को तो प्रकाश प्राप्त होगा, चंद्रमा को तो प्रकाश प्राप्त होगा, लेकिन चंद्रमा की सतह से परावर्तित होने वाली किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी, पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये वाला जो हिस्सा है चंद्रमा का, वो अंधकारमय दिखाई देगा, अर्थात इस समय पर चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम अमावस्या कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को रोक लेता है, इसलिए चंद्रमा से सूर्य की प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, और हमें चंद्रमा उस रात्रि में दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर इस मान लीजिए एक दूसरी स्थिति लेते हैं, ये मान लीजिए ये स्थिति है, यहां पर चंद्रमा जो है सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचेगा, और चंद्रमा के इस भाग से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो इस स्थिति में चंद्रमा का इतना भाग पृथ्वी से दिखाई देगा। अमावस्या को चंद्रमा से पृथ्वी का कोई भी भाग दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्थिति नंबर 1 पर चंद्रमा का लगभग इतना भाग दिखाई देगा। चलिए आगे हम स्थिति नंबर 2 को देखते हैं। स्थिति नंबर 2 पर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें लगभग चंद्रमा के आधे भाग को प्रकाशित कर रही है, अतः पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का लगभग आधा भाग अर्धचंद्र दिखाई देगा। और इस 2 नंबर की स्थिति को हम सप्तमी या अष्टमी को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता जाता है, तो इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस पक्ष को कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को पृथ्वी से लगभग आधा चंद्रमा दिखाई देगा। चलिए अब हम चंद्रमा की इस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस स्थिति में
सूर्य के प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर सीधी पहुंचती हैं। तो यहां से चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक जाता है। तो इस स्थिति में हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। और जब पूर्ण चंद्र हमें दिखाई देता है तो उस स्थिति को हम पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा अग्रसर होता है तो धीरे धीरे इसका आकार पुनः सप्तमी में घटकर, सप्तमी या अष्टमी, ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी रहेगी, शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आएगी, इस दिन चंद्रमा हमें आधा दिखाई देगा। अर्ध चंद्र की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों ही सप्तमी में, ऊपर वाली सप्तमी में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। जबकि अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सरल रेखा में होते हैं, सरल रेखीय अवस्था में होते हैं और इस अवस्था को ही हम सिजीगी या युति वियुति बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा का आकार निरंतर बदलता रहता है और इन्हें ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कहते किसे हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब कभी चंद्रमा आ जाता है तो दिन के समय सूर्य की प्रकाश की किरणें कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं और इस खगोलीय घटना को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे ये जो रोशनी आ रही है, ट्यूबलाइट से मेरे ऊपर रोशनी आ रही है, अगर इसके बीच में इस तरह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो इससे आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा, मेरे चेहरे तक नहीं पहुंच रहा है। सिंपल सी इसी घटना को ऐसी ही जब सूर्य और पृथ्वी और के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा है सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। तो हमें मालूम है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा की यही परिक्रमण गति सूर्य ग्रहण के लिए और चंद्र ग्रहण के लिए उत्तरदायी है। सूर्य ग्रहण बनने के लिए चंद्रमा की परिक्रमण गति उत्तरदायी है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो उसकी स्थिति निरंतर बदलती रहती है। कभी वह इस स्थिति में होगा, कभी वो इस स्थिति में होगा और कभी यह इस स्थिति में होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो इस कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, सूर्य ग्रहण कब घटित हो रहा है? जब ये तीनों खगोलीय पिंड एक सरल रेखा में होते हैं, एक सरल रेखीय स्थिति में होते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
एक सरल रेखीय अवस्था में होंगे या इनके मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा और इस स्थिति को ही हम युति वियुति बिंदु कहते हैं। तो जब युति और वियुति स्थिति उत्पन्न होगी या युति और वियुति बिंदु की स्थिति बनेगी तब ही सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक ही दिशा में एक साथ है, इसलिए इस स्थिति को संयोजन या कंजंक्शन बिंदु कहते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में युति वियुति अनुकूलता या संयोजन बिंदु बनता है। तो संयोजन या कंजंक्शन या युति किसे कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर एक सरल रेखीय अवस्था में होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है तो सूर्य के बाहरी भाग से कुछ प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के बाहरी भाग से कुछ प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है और सूर्य के इस बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय कोरोना नामक भाग से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अब प्रश्न यह है कि इतने बड़े सूर्य को इतना छोटा चंद्रमा पूर्ण रूप से कैसे ढक लेता है? हमको मालूम है सूर्य पृथ्वी से 110 गुना आकार में बड़ा है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी से 1/4 है आकार में। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का व्यास 3,840 किलोमीटर है। तो अब इतने बड़े सूर्य को इतना छोटा चंद्रमा कैसे पूर्ण रूप से ग्रहण के समय ढक लेता है? तो इसका कारण है पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य के जो पृथ्वी से जो दूरी है उनमें अंतर। सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इस घटना को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये मान लिया ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा के नजदीक है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर शंकु आकार में छाया बनाती हैं। किस आकार में? कोण आकार में छाया बनाती हैं। या दूसरी दृष्टि से अगर देखें, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है ए, यहां पे पृथ्वी पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ए, और इस समय सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखीय अवस्था में है। तो ये व्यक्ति जब ऊपर की ओर देखेगा तो इसका दृष्टि विजन कोण में शंकु आकार में आगे की ओर बढ़ेगा। इसका दृष्टि विजन, हमारे आंखों का दृष्टि विजन ऐसे प्रसारित रूप में आगे की ओर बढ़ेगा, कोण आकार में आगे की ओर बढ़ेगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि इस छोटे चंद्रमा ने सूर्य से आने वाले पूरे प्रकाश को ढक दिया है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरा ढका हुआ प्रतीत होना इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पूर्ण सूर्य ग्रहण और नंबर 2 आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण। तो अब ये क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा सूर्य ग्रहण जिसमें संपूर्ण सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक ले और पृथ्वी से पूरा सूर्य दिखाई ना दे, तो ऐसे ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण
मतलब पूर्ण यानी पूरा, पूरा सूर्य दिखाई ना दे कुछ समय के लिए। चंद्रमा पूरी तरह से, चंद्रमा पूरी तरह, ये सूर्य है हमारा और ये हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा पूरी तरह से जब सूर्य को ढक लेता है तो उस खगोलीय घटना को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक ले तो उस खगोलीय घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा सूर्य है, यहां से आने वाला प्रकाश, ये हमारा चंद्रमा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश शंकु आकार में पृथ्वी पर पहुंचता है, शंकु आकार में पृथ्वी पर पहुंचता है। ध्यान रखना बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो जो लोग इस छाया क्षेत्र में होंगे, इस स्थान पर होंगे, इस पूरे स्थान पर होंगे, जो लोग पृथ्वी पर वो भाग जो इस छाया क्षेत्र में आ रहा है, वहां के लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वहां के लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और ये छाया क्षेत्र गहरे रंग का होगा, ये छाया क्षेत्र गहरे रंग का होगा। इस छाया क्षेत्र को उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं। तो उम्ब्रा सूर्य के किरणों द्वारा बनाया गया गहरा काला क्षेत्र है। लेकिन जब सूर्य किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं तो प्रकीर्णन के कारण वो फैल जाती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं, ये पृथ्वी का वातावरण है, तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं तो उसमें स्कैटरिंग के कारण फैलाव आ जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, ये यहाँ पे हल्का प्रकाश भी उपलब्ध होगा, हल्का थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आ रहा होगा और ये हल्के रंग का होगा। तो इस क्षेत्र में आने वाले, इस पृथ्वी के इस भूभाग में आने वाले रहने वाले लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। समझना, फिर से मैं बताता हूं, एक बार फिर से बताता हूं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध कर लेने के कारण पृथ्वी पर 3 प्रकार की छाया बनती हैं। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये संकल्पनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो 3 प्रकार की छाया है उनमें पहली छाया उम्ब्रा कहलाती है, उम्ब्रा या छाया कहलाती है। उम्ब्रा एक कंप्लीट शैडो जोन है, यह गहरे रंग की छाया होती है। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये उम्ब्रा क्षेत्र है, गहरे काले रंग का क्षेत्र है। तो उम्ब्रा रीजन ऑफ कंप्लीट शैडो, रीजन ऑफ कंप्लीट शैडो, ये गहरे रंग का छाया क्षेत्र होता है। नंबर 2 पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा जिसे प्रतिछाया भी कहते हैं, प्रतिछाया भी कहते हैं। पेनुम्ब्रा डिफ्यूज शैडो का रीजन है, ये हल्के रंग का होता है। पेनुम्ब्रा डिफ्यूज शैडो का रीजन है, इसको ऐसे लिख देते हैं, रीजन ऑफ डिफ्यूज शैडो, डिफ्यूज शैडो। तो एक छाया का नाम उम्ब्रा है, दूसरे का पेनुम्ब्रा। एक तीसरी छाया बनती है जिसे ऑटुम्ब्रा कहते हैं, ऑटुम्ब्रा या प्रच्छाया, प्रच्छाया कहते हैं। ऑटुम्ब्रा उम्ब्रा क्षेत्र में बनने वाला हल्का परवलयाकार
क्षेत्र है। हल्का क्षेत्र होता है, यह छाया क्षेत्र में बनता है, उम्रा क्षेत्र में बनता है और उम्रा से हल्के रंग की छाया होती है। उम्रा क्षेत्र में बनने वाली हल्के रंग की छाया है। ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि एक वर्ष में 5 बार, ये मैक्सिमम है, अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। 5 बार ऐसी संभावनाएं आती हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक 180 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं, एक सरल रेखीय अवस्था में स्थित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्रमा निरंतर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। इस कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और कुछ समय के लिए हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और इस खगोलीय घटना को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, और जब सूर्य की प्रकाश की किरणें चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाती तो उससे परावर्तित होने वाला प्रकाश पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा की सतह पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है, और इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें शंकु आकार में चंद्रमा पर पहुंचती हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये गहरा काला क्षेत्र उम्रा कहलाएगा, और इस क्षेत्र में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस क्षेत्र में पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूरा चंद्रमा ढका हुआ दिखाई देगा, पूरा चंद्रमा काला दिखाई देगा। लेकिन जैसे पृथ्वी के वातावरण से प्रकाश फैल जाता है, तो इस वाले क्षेत्र में, हल्के वाले क्षेत्र में, जिसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण की भांति चंद्र ग्रहण भी 2 प्रकार का होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण गहरे काले क्षेत्र में, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण हल्के काले क्षेत्र में, जिसे पेनुम्ब्रा का क्षेत्र कहते हैं, में दिखाई देता है। दोनों प्रकार के चंद्र ग्रहण युति वियुति प्रतिकूलता या अपोजिशन की स्थिति में ही संभव होंगे। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है, युति वियुति अर्थात सीजीगी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखीय अवस्था में होते हैं, कहलाती है। लेकिन ये युति वियुति की प्रतिकूलता स्थिति है। यह एक विशेष प्रकार की स्थिति होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में एक सरल रेखीय अवस्था में होते हैं। तो चंद्र ग्रहण युति वियुति प्रतिकूलता की स्थिति में ही संभव होता है। चंद्रमा से संबंधित 3 अवधारणाएं अन्य और महत्वपूर्ण हैं। पहली है सुपर मून, दूसरी है ब्लड मून और तीसरी है ब्लू मून। यदि किसी पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित हो, अर्थात पेरिजी की स्थिति हो, तो इस पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला दिखाई देगा
और इसी खगोलीय घटना को सुपर मून की घटना कहते हैं। क्योंकि सुपर मून की घटना में चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, इसलिए वह कंपैरेटिवली अधिक बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून की घटना के समय चंद्रमा सामान्य चंद्रमा की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और लगभग 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और इसका कारण यह है कि सुपर मून की घटना के समय चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है। हमारे पास आ जाता है, चंद्रमा पास आ जाता है। पास क्यों आ जाता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परवलयाकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। तो कभी वह पृथ्वी के नजदीक स्थित होता है और कभी पृथ्वी के दूर स्थित होता है। और ऐसी घटना यदि घटित होती है तो इसे हम सुपर मून कहते हैं। सुपर मून की घटना इसी वर्ष 8 अप्रैल 2020 को घटित हुई थी और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,59,900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो सुपर मून की घटना में चंद्रमा तुलनात्मक रूप से पास रहता है और इस कारण से हमें वह अधिक बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। दूसरी घटना ब्लड मून की घटना है। ब्लड मून की घटना का संबंध चंद्र ग्रहण से संबंधित है। ब्लड मून की घटना का संबंध चंद्र ग्रहण से है। यदि 4 क्रमशः चंद्र ग्रहण घटित होते हैं तो इस घटना को ब्लड मून कहते हैं। 4 क्रमशः चंद्र ग्रहण होते हैं तो इस घटना को ब्लड मून कहते हैं। ब्लड मून की घटना के समय चंद्रमा का रंग लाल रंग का दिखाई देता है, जिसका कारण पृथ्वी की छाया है। पृथ्वी की छाया के कारण ब्लड मून की घटना के समय चंद्रमा का रंग लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और वो अवरोध होने के कारण भी सबसे लंबी दूरी तय करके पहुंच सकती है। इसलिए इस घटना के समय चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है। ब्लड मून शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन हैगी द्वारा किया गया था। जॉन हैगी एक पादरी थे जिनके द्वारा चंद्रमा के इस रंग को देखकर इसे ब्लड मून की घटना कहा गया। चंद्रमा से संबंधित अंतिम जो खगोलीय घटना है वो है ब्लू मून। ब्लू मून, जैसा कि ब्लड मून के समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई दे रहा था, इस खगोलीय घटना का नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस समय चंद्रमा नीले रंग का दिखाई देता होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या घटना है? यदि किसी माह में 2 पूर्णिमा आए, यदि किसी माह में 2 पूर्णिमा आए, बिल्कुल हो सकती है 2 पूर्णिमा। क्यों? 2 पूर्णिमा के लिए न्यूनतम समय 29.5 दिन का होता है। तो हमारा जो सामान्य महीना होता है, फरवरी को अगर हम छोड़ दें तो सामान्य महीने या तो 30 दिन के होते हैं या 31 दिन के होते हैं। तो किसी भी माह में ऐसी संभावना हो सकती है। तो यदि किसी माह में 2 पूर्णिमा आए तो जो दूसरी पूर्णिमा है, दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को, चंद्रमा को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं।
चूंकि ब्लू मून की घटना के लिए न्यूनतम 29.5 दिनों की आवश्यकता होती है, तो किसी भी अवस्था में ब्लू मून की घटना फरवरी माह में नहीं हो सकती। फरवरी माह में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फरवरी में या तो अधिकतम 28 दिन होते हैं या अधिकतम 29 दिन हो सकते हैं। 29 दिन हो सकते हैं। और जिस वर्ष ब्लू मून की घटना घटित होती है उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहते हैं। ब्लू मून ईयर कहते हैं। तो बच्चों, ये मोशन ऑफ मून से संबंधित ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो अजय बताने क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो नए नए वीडियो जो आपके ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, वो आपको समय पर मिलते रहें और जिनका लाभ आप ले सकें। और आप अपने मित्रों में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी लाभ पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।